नमस्कार। आज हम कुछ हालिया और महत्वपूर्ण घटनाओं पर गहरी नज़र डालेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से आ रही चिंताजनक खबरों से। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा मतलब कई राज्य गंभीर बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। स्थिति वाकई काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ सामान्य मानसून की बारिश नहीं है, ये तो एक बड़ी आपदा का रूप ले चुकी है। आंकड़े देखें तो 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। पंजाब में तो इसे 1988 के बाद की सबसे विनाशकारी बाढ़ मतलब ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ 1600 से ज्यादा गांव पानी में है। ओहो, सतलज, ब्यास, रावी नदियां उफान पर हैं और खड़ी फसलें वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। और ये पहाड़ी राज्य जो है हिमाचल और उत्तराखंड, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ तो भूस्खलन का खतरा भी ज्यादा रहता है ना? बिल्कुल। हिमाचल और उत्तराखंड में मिलाकर देखें तो 79 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं और कई लोग तो अभी भी लापता हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण सड़कें बह गई हैं, कई पुल टूट गए हैं, संपर्क मतलब बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि चारधाम यात्रा जैसी प्रमुख तीर्थ यात्राओं को भी रोकना पड़ा है। सैकड़ों स्कूल बंद हैं और प्रशासन फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और हेलीकॉप्टरों की मदद ले रहा है। इसका असर क्या राजधानी दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गया है? निश्चित तौर पर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। पहले 206 मीटर था और ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब 207 मीटर तक पहुंच गया है। बाप रे। हाँ, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा। पुराने यमुना पुल समेत कई रास्ते और बाजार बंद करने पड़े। और दिल्ली और गुरुग्राम में भारी बारिश ने ट्रैफिक का तो बुरा हाल कर ही दिया होगा। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर भी भारी दबाव है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, यहाँ तक कि आईसीएआई को सीए की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। जी। एनडीआरएफ, सेना, पुलिस सब दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं। किसानों की चिंताएं समझी जा सकती हैं और विपक्ष भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। इसमें देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये आपदा एक साथ कई राज्यों को प्रभावित कर रही है। ये न केवल हमारी आपदा प्रबंधन प्रणालियों की परीक्षा है, बल्कि हाँ, और शायद अनियोजित शहरीकरण पर भी सवाल उठते हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल। शहरीकरण, खासकर नदी किनारे के निर्माणों और शायद जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इसी बीच एक खबर यह भी है कि हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद भेजी है। ये एक अंतर्राज्यीय सहयोग का उदाहरण भी है। तो इस आपदा की मानवीय और आर्थिक चुनौतियों के बीच आइए अब जरा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देखें कि क्या हो रहा है। सुना है जीएसटी परिषद ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिन्हें अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी सुधार कहा जा रहा है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये वाकई बड़े बदलाव हैं। सबसे मुख्य है ये सिंपल टैक्स ढांचे की तरफ बढ़ना। अब जीएसटी की मुख्य रूप से सिर्फ 2 दरें होंगी, 5% जैसे मूल दर कह रहे हैं और 18% यानी मानक दर। इससे टैक्स प्रणाली काफी सरल हो जाएगी, ऐसा मानना है। तो मतलब क्या इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं? आम आदमी के लिए तो ये अच्छी खबर हुई। हाँ, उम्मीद तो यही की जा रही है। दही, दूध, पनीर, मक्खन, घी, ब्रेड, खाखरा जैसी कई रोजमर्रा की चीजें और साथ ही कई दवाएं और जीवन रक्षक दवाएं, ये या तो 0 टैक्स दर में आ गई हैं या फिर 5% के दायरे में। अच्छा। और एक और बड़ी राहत है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसी पर। इन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले 18% तक लगता था। अरे वाह, ये तो सीधा असर डालेगा बजट पर। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर मध्यम वर्ग के बजट को प्रभावित करेगा। और जैसे घर बनाना या गाड़ियां खरीदना, इन बड़ी चीजों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सभी छोटी बड़ी इलेक्ट्रिक कारें 5% के स्लैब में ही रखी गई हैं। लेकिन 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारें, उन पर 40% का डेमेरिट स्लैब लगेगा। 40%? ये डेमेरिट स्लैब क्या है? डेमेरिट स्लैब का मतलब है ऐसी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाना जिनके उपभोग को सरकार शायद कम करना चाहती है, जैसे विलासितापूर्ण वस्तुएं या स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाने वाली चीजें। बड़ी गाड़ियां, तंबाकू उत्पाद, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब इसमें आते हैं। समझ गई। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर है कि सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ओह, ये तो बड़ा कदम है। इससे तो घर बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सस्ते हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद यही है।
दरें बदलना तो ठीक है, पर असल चुनौती तो कई बार प्रक्रिया में होती है। क्या कारोबारियों के लिए प्रक्रिया में भी कोई सुधार किए गए हैं? अक्सर शिकायतें तो जटिल प्रक्रियाओं की ही सुनने में आती हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। और हाँ, दरों के साथ साथ प्रक्रियात्मक सुधारों पर भी काफी जोर दिया गया है। सबसे अहम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब जीएसटीएटी का गठन। ये जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक समर्पित संस्था होगी। अच्छा। और ये इसी सितंबर से काम करना शुरू कर देगा, जिससे मुकदमों का बोझ कम होने की उम्मीद है। और ये रिफंड वगैरह को लेके जो कारोबारियों की परेशानी रहती थी, उसका कुछ हुआ? हाँ, उसमें भी राहत दी गई है। एक होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब जहां कच्चे माल पर टैक्स तैयार उत्पाद से ज्यादा होता है। हाँ हाँ। ऐसे मामलों में अब कारोबारियों को 90% रिफंड तुरंत प्रोविजनल बेसिस पर मिल जाएगा। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल की समस्या कुछ कम होगी। निर्यातकों के लिए भी रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। वे अब सीधे ई-फाइलिंग के जरिए रिफंड पा सकेंगे। साथ ही नया रजिस्ट्रेशन लेना आसान होगा और जीएसटी ऑडिट व रिटर्न की जांच ज्यादा डेटा आधारित और तकनीक सक्षम होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया तेज होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये सब लागू कब से हो रहा है? ये सभी नई दरें और बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। अच्छा, यानी ये सरकार त्योहारी सीजन से ठीक पहले अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट देना चाह रही है। लेकिन ये जो दावे हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ में 1% से 1.2% की तेजी आएगी, क्या ये कुछ ज्यादा आशावादी नहीं लगते? देखिए, अनुमान तो अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और इन सुधारों के संभावित असर को देखकर ही लगाए जाते हैं। अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इन सुधारों का मकसद साफ है। टैक्स प्रणाली को सरल बनाना, टैक्स चोरी रोकना, अनुपालन बढ़ाना और सबसे बढ़कर उपभोग को बढ़ावा देना। त्योहारी सीजन में मांग वैसे भी बढ़ती है और इन कटौतियों से उसे और बल मिलने की उम्मीद है। हाँ, भारी जोखिम तो हमेशा रहते हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अच्छा। और अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर भी है साथ में। भारत के सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर ने अगस्त में जबरदस्त तेजी दिखाई है। ओह अच्छा। हाँ, HSBC का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसे PMI कहते हैं, वो स्कोर 62.9 पर पहुंच गया। ये पिछले 15 सालों में सबसे तेज वृद्धि है। 15 सालों में? जी। ये ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, IT सेवाओं और फिटनेस जैसी इंडस्ट्रीज में बढ़ती मांग को दिखाता है। तो एक तरफ ये GST सुधार है और दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर की ये मजबूती अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छे संकेत दे रही हैं। ये तो वाकई अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था में इन सुधारों और संकेतों के बीच चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सक्रियता पर नजर डालते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग भारत दौरे पर आए थे। हाँ, ये एक काफी महत्वपूर्ण यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ली के बीच बातचीत में डिजिटल अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्मार्ट सिटीज और फिनटेक जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर खास जोर रहा। ये दिखाता है कि दोनों देश पारंपरिक संबंधों से आगे बढ़कर नई पीढ़ी की साझेदारी एक तरह से वो बना रहे हैं। इसके अलावा रक्षा, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, जल प्रबंधन और शिक्षा में जो मौजूदा सहयोग है, उसको और मजबूत करने पर भी सहमति बनी। क्या इस मुलाकात का कोई व्यापक रणनीतिक महत्व भी है, मतलब रीजनल लेवल पर? बिल्कुल। एक अहम बात यह भी है कि भारत और सिंगापुर ने अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलकर व्यापार और विकास परियोजनाओं पर काम करने का संकल्प दोहराया है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सिंगापुर की इस क्षेत्र में अहम भूमिका को देखते हुए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। अच्छा। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश चीन ने हाल ही में एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया था। क्या इसे सिर्फ एक सामान्य प्रदर्शन माना जाए या इसके कुछ गहरे मायने हैं? बीजिंग में हुई यह परेड निश्चित रूप से चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन थी। इसमें कोई शक नहीं। इसमें उनकी नवीनतम मिसाइलें, एडवांस ड्रोन्स और नई पीढ़ी के टैंक शामिल थे। हालांकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मौके पर एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बात कही और परेड में अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देशों की भागीदारी का भी जिक्र किया। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन ने दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। मतलब कई विश्लेषक इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। समझ गए। वैश्विक और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच अब कुछ ऐसे मुद्दों पर आते हैं जिनका सीधा संबंध हमारे समाज और स्वास्थ्य से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक हालिया रिपोर्ट
काफी चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। हाँ, WHO ने जिसे मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल कहा है, वो वाकई एक गंभीर स्थिति है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले सिर्फ 3 सालों में दुनिया भर में आत्महत्या की दर में 25% की खतरनाक वृद्धि हुई है। 25%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। जी, इसके पीछे डिप्रेशन, अकेलापन, सोशल मीडिया का बढ़ता नकारात्मक प्रभाव और बेरोजगारी जैसे कई जटिल कारण बताए जा रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक जीवन शैली और सामाजिक दबाव किस तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल, WHO ने इसे साइलेंट महामारी करार दिया है और दुनिया भर की सरकारों से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, लोगों में जागरूकता फैलाना और जिला स्तर पर मजबूत हेल्पलाइन सिस्टम बनाना शामिल है, ताकि समय पर मदद पहुंचाई जा सके। ये मुद्दा अब सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक मुद्दा भी बन गया है। चलिए अब कुछ और जरूरी खबरों पर भी संक्षेप में नजर डाल लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से नीट 2025 के नतीजे आ गए हैं। इस बार रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया है। ये तो पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, टॉप रैंकर्स को एम्स और जिपमर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिलेगा। करीब 67% सफलता दर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अवसरों दोनों को ही उजागर करती है। और वैश्विक पटल पर घाना में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA की एक अहम क्षेत्रीय बैठक हुई। इसमें 45 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जिनमें अधिकतर अफ्रीकी देश थे। बैठक का मुख्य फोकस अफ्रीका में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ाना, क्लाइमेट फाइनेंस जुटाना और सदस्य देशों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करना था। अच्छा, ये पहल अफ्रीका में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ इस क्षेत्र में भारत की नेतृत्व भूमिका को भी मजबूत करती है। उम्मीद है कि जल्द ही नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स और संयुक्त उद्यमों की घोषणा भी होगी। पर अंत में खेल जगत से भी कुछ अच्छी खबरें हैं। हाँ, 2 अच्छी खबरें हैं। पहली, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत के लिए सॉलिडेरिटी फंडिंग फिर से शुरू कर दी है। ओ बढ़िया। जी, इससे देश में ओलंपिक खेलों के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और संबंधित बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी खबर यह है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त खबर है। हाँ, ये न केवल टीम की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि देश की महिला खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और उनके विश्लेषण के साथ।